पे देखिएगा कि ट्विलाइट इन दिल्ली में में सिंबलिज्म देख लेते हैं इसके अंदर क्या है कि अहमद अली रोट हिज फेमस नॉवल ट्विलाइट इन दिल्ली which offers to the reader the fall of Muslim empire and its cultural heritage. It depicts a clash between old and new. It brings before our eyes a true motion picture of how Muslims of subcontinent used to live their religion, social, culture, and single and collective life during the chaotic years of 1857 to 1919. ये जो स्टोरी है बेसिकली वो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट की एक स्टोरी है और ये डिपिक्ट करती है अ क्लैश बिटवीन ओल्ड एंड न्यू, और ये हमारे सामने एक ट्रू मोशन पिक्चर लेके आती है कि किस तरीके से मुस्लिम्स और सब कॉन्टिनेंट जो है वो अपने रिलीजियस, सोशल और कल्चरल और सिंगल और कलेक्टिव लाइफ जो है वो गुजारते थे ड्यूरिंग द chaotic years of 1857 to 1919. Another important thing to note is that Ahmad Ali shows us the positive as well as negative aspects of Muslim cultural life of subcontinent. So there is no taboo binding the hands of writer to omit this or that part of the life. He presents life as a whole in all its aspects and color. अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि अहमद अली ने जो है पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों मुस्लिम कल्चर के हमारे सामने शो किए हैं. सो देर इज नो टैबू बाइंडिंग द हैंड्स ऑफ राइटर. तो कोई भी ऐसा टैबू नहीं है, यानी कि टैबू एक ऐसी पीस ऑफ राइटिंग को कहते हैं जो इखलाक से गिरी हुई होती है, एक होती है जो कि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होती. ठीक है, मतलब इसको हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारे नॉर्म से, हमारी ट्रेडिशन से बिल्कुल ही गिरी हुई होती है, या वो ऐसी कोई चीज़ होती है जो कि ज़बान पे लाने के काबिल नहीं होती. नॉर्मली देखिए, हम ये जो लव अफेयर्स होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये क्या है? ये बेसिकली टैबूज होते हैं. यानी कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हया और इखलाक से बहुत गिरी हुई चीज़ें होती हैं, जिनको नॉर्मली हम अपनी ज़बान पे लाना पसंद नहीं करते. और ये इस तरह के जो भी वाक़यात होते हैं या इस तरह की जो लिटरेचर होती है या इस तरह की जो बातें होती हैं, उसको हम कहते हैं ये टैबूज है. सो देयर इज नो टैबू बाइंडिंग द हैंड्स ऑफ द राइटर टू ओमिट दिस. ठीक है, कोई ऐसा टैबू नहीं है जो कि राइटर को मजबूर करे कि वो उसको ओमिट कर दे दिस और दैट पार्ट ऑफ द लाइफ. यानी कि उसने दोनों पार्ट्स ऑफ लाइफ, चाहे वो टैबूज हैं, चाहे वो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है, उसने सब बयान किए. He presents life as a whole in all its aspects and its color. उसने जो लाइफ को एज अ होल उसके कलर्स और के साथ उसने रिप्रेजेंट किया है. अब देखते हैं सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ऑफ टाइटल क्या है. द टाइटल ऑफ अहमद अली नॉवल एज ट्विलाइट इन दिल्ली इज वेरी significant in itself. Twilight means the time of the day just after sunset or before dawn, when the sun is below the horizon. जब सूरज बिल्कुल जो है बिलो पोजीशन में पहुंच जाता है, उसका डॉन मतलब उसका बिल्कुल ही जवाल स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल ही गरूब होने की पोजीशन में होता है, उसको हम कहते हैं कि दैट इज बेसिकली द ट्विलाइट. एज द नॉवल इज एम्ड एट राइटिंग अबाउट द फॉल ऑफ द मुगल एंड डेथ ऑफ द कल्चर. Twilight in Delhi deal with dying culture and civilization of Muslim India in the early part of 20th century. The city Delhi has faced many ups and downs during the Muslim rule. It has a culture and social order of its own. उसका अपना एक कल्चर था, उसका अपना एक सोशल ऑर्डर था, but culture was under the threats of being demolished or changed by British colonizer. लेकिन कल्चर जो था वो थ्रेट्स अंडर द थ्रेट था ऑफ बीइंग डिमोलिश, कि उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा या उसको चेंज कर दिया जाएगा बाय ब्रिटिश कॉलोनाइजर. सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल जो है, शुरू की जो इसकी लाइंस है ना, जो इसकी टेक्सचुअल लाइंस है, वहीं से पता चल जाता है. जब अहमद अली लिखता है कि दिल्ली वाज वंस अ पैराडाइज, कभी दिल्ली पैराडाइज हुआ करता था, एक जन्नत था दिल्ली. वेयर लव्स हैड स्वेड एंड राइम, जहाँ पे मोहब्बत जो है वो स्वेड और राइम किया करती थी, हुकूमत किया करती थी. बट इट्स चार्म लाइज रेविश नाउ, लेकिन उसके जो चार्म है अब वो रेविश हो गए हैं, अब वो रोइन हो गए हैं, अब वो खत्म हो गए हैं. एंड ओनली रोइंस रिमेन, और सिर्फ पीछे रोइंस बाकी रह गए. नो टीयर्स वर शेड व्हेन शाउट लेस दे वर लेड इन कॉमन ग्रेव, और अब कोई टीयर्स जो है आंसू नहीं बहाए जाते जब श्राउड जो है लेस दे वर लेड इन कॉमन ग्रेव्स, जब उनको ग्रेव्स के अंदर डाला जाता है, कॉमन ग्रेव्स के अंदर डाला जाता है.
क्योंकि एंड में ना हम देखते हैं नॉवल के कि एक वबा फैल जाती है, और जिसमें जो ग्रेवयार्ड, जो कब्रें खोदने वाले होते हैं, वो बहुत ज्यादा पैसे लेके जो है एक एक कब्र में मतलब तीन तीन मुर्दे भी वो डाल देते हैं, यानी कि 3 दिन पुरानी कब्र कोई वो रिन्यू करके उसके अंदर नया मुर्दा वो डाल देते हैं। इतनी डेथ्स हो जाती है वहां पे वबा फैलने की। तो यहाँ पे वो वही बात करता है कि नो टीयर्स वर शेड, कि उस वक्त कोई टीयर्स नहीं बहाए जाते क्योंकि अब उनका कल्चर ही लॉस हो गया। व्हेन श्राउड्स लेस दे वर लेड इन कॉमन ग्रेव, जब जो है मैयत को कॉमन ग्रेव्स के अंदर डाला जाता है। नो प्रेयर्स वर रीड फॉर द नोबल डेड, और अब कोई नोबल डेड यानी कि जितने भी नोबल इनके बुजुर्ग हैं उनकी डेथ्स हो चुकी हैं, उनके लिए कोई भी प्रेयर्स नहीं करता, मगफिरत नहीं करता। अनमार्क्ड रिमेन देयर ग्रेव्स, और उनकी जो ग्रेव्स हैं वो अब अनमार्क्ड है, यानी कि जो हमारे नोबल डेड हैं, जो हमारी पुरानी सकाफत है, पुराने लोग हैं, अब उनके लिए दुआ करने के लिए कोई हाथ भी नहीं बचे, और अब उनकी जो ग्रेव्स हैं वो भी अनमार्क्ड है, यानी कि लोग अब उधर जाना पसंद नहीं करते, यानी कि कल्चर बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये शुरू की ही लाइंस हैं जो कि ये बताती हैं कि कल्चर जो है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और जो है एक डिस्ट्रक्शन जो है, कल्चरल डिक्लाइन जो है वो दिल्ली में आ चुका है। Throughout the novel, symbolical elements are used vehemently. Disillusioned character of Asghar, a representation of youth, his approach seemed to be unrealistic. Mr. Nihal's family represent the Muslim community in India. असगर का जो कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है यूथ को, और उसकी अप्रोच जो है वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, यानी कि 3 दफा तो उसको पूरे ड्रामा नॉवल के अंदर मोहब्बत होती है। और मिस्टर निहाल फैमिली जो है वो रिप्रेजेंट करती है मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में। कैट एपिसोड देखते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि शुरू में ही जो है एक कैट एपिसोड होती है। द डेथ ऑफ मिस्टर नेहाज पिजन्स इज हाईली सिंबॉलिक। शुरू में ही हम देखते हैं कि मीर निहाल के जो कबूतर होते हैं उनको बिल्ली खा जाती है। इट इज अ टर्निंग पॉइंट इन मीर निहाल्स लाइफ। अ हेल्दी टॉल एंड हैंडसम पर्सन टर्न इनटू वीकेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। एक हेल्दी टॉल और हैंडसम पर्सन जो है अब वो एक वीकेस्ट पर्सन हो जाता है इन द वर्ल्ड। द होल एपिसोड टेल्स द डिफीट ऑफ अ सर्टेन वे ऑफ लाइफ which showed the static side of Muslim life। ठीक है, अब ये जो जितनी भी ये जो कैट एपिसोड होती है इस पूरे नॉवल के अंदर, वो जो है बताती है डिफीट ऑफ सर्टेन वे ऑफ लाइफ, कि एक सर्टन उसका एक शौक था कि वो कबूतर पाला करता था, उनको दाना डाला करता था, लेकिन एट द एंड वो इतना ज्यादा डिसहार्ट होता है कि वो अपने वो कबूतर पालना छोड़ देता है, और वो जो स्टैटिक शो कर, ये जो है बेसिकली डिफीट ऑफ सर्टेन वे ऑफ लाइफ, उसकी डिफीट को शो करती है, जो कि स्टैटिक साइड ऑफ मुस्लिम लाइफ निकालती है। यानी कि मुस्लिम्स जो है एट द टाइम कबूतर पालने में लगे हुए थे, और उनको पता भी नहीं चला, जैसे हमने थिंग्स फॉल अपार्ट में भी पढ़ा था ना, कि टर्निंग टर्निंग इन द वाइडनिंग गाय, falconer cannot sorry falcon cannot hear the falconer, कि वो जो falcon था वो falconer की बात नहीं सुन सका, अपने फोर फादर्स की बात नहीं सुन सका। थिंग्स फॉल अपार्ट एंड एनार्की ओल्ड, कि तो फिर क्या हुआ जब falconer ही falcon की बात नहीं सुन पाया, और जो बुजुर्ग हैं वही अपने कल्चर को डिफेंड नहीं कर पाए, जो यूथ है वो अपने कल्चर के साथ जो है स्टिक नहीं रह पाई, तो सब चीजें बिखर गई। यहाँ पे ये दिखाया गया कि वो जो स्टैटिक वे ऑफ लाइफ, कि खाली जब आप कबूतर पालने बैठ जाते हैं तो आप बाकी जितनी भी प्रैक्टिकल लाइफ है उससे आप दूर हो जाते हो, आप बहुत सारी और चीजें होती हैं जिससे हम दूर हो जाते हैं। तो ये स्टैटिक साइड ऑफ मुस्लिम लाइफ जो है उसको वो शो करता है। If the pigeons are feature of culture, the cat is perhaps the intruder, and the symbolic idea behind the picture is the death of culture। अगर तो pigeons जो हैं यहाँ पे feature of culture थे, तो cat जो है perhaps वो intruder है, वो ब्रिटिश रूलर्स हैं, intruders हैं, ब्रिटिश intruder हैं, and symbolic idea behind the picture is death of the culture। A famous critic, Coppola sees it as a potent symbol Ali has used repeatedly in his short stories to represent cunning, stealth, and destruction. He also identifies the cat with the British who have succeeded in altering or destroying these cherished ways of life by introducing न्यू आइडियोलॉजी, और वो आइडेंटिफाई करता है कैट्स को उन ब्रिटिश के साथ जो कि सक्सीड हो गए इन ऑल्टरिंग और डिस्ट्रॉइंग दिस चेरिश वे ऑफ लाइफ।
वो जो कबूतर जो बड़ा हंसी खुशी उस पिंजरे में रहा करते थे, उन कबूतरों को अब ये ब्रिटिश जो है वो खा गए बाय इंट्रूडिंग इनटू न्यू आइडियोलॉजीज, कि उन्होंने अपने इंट्रोड्यूस कर दिया न्यू आइडियोलॉजीज को, और वो इंक्लूड कर गए उनके कल्चर में। Pigeon flying and kite flying. Pigeon flying and kite flying have been shown as a part of their culture. Another hobby is alchemy. The real idea behind these hobbies is to show the general attitude or behavior of society. अब ये दोनों जो हॉबीज थी, एक तो पिजन फ्लाइंग थी, काइट फ्लाइंग थी, और एक और हॉबी थी अल्केमी। अब ये जो है, ये रियल आइडिया बिहाइंड दिस हॉबी क्या था कि वो शो करता था जनरल एटीट्यूड और बिहेवियर ऑफ सोसाइटी को। सिंबॉलिकली दीज हॉबीज आर डिफरेंट चैनल ऑफ एस्केपिज्म, और ये हॉबीज थी डिफरेंट चैनल्स ऑफ एस्केपिज्म। एस्केपिज्म क्या होता है? हम अपनी रियल लाइफ से निकल के एक इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर रहना शुरू हो जाते हैं, जैसे हमने कीट्स की एस्केपिज्म के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो है मीर निहाल पैरालिसिस, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड थी। मिस्टर निहाल पैरालिसिस रिप्रेजेंट अ पार्टिंग अवे ऑफ ओल्ड ऑर्डर और द एंड ऑफ ओल्ड ऑर्थोडॉक्स बिलीफ। His desperation is symbolically the desperation of old generation. उसके जब वो पैरालाइज होता है और उसका जो है उसकी desperation होती है, तो actually that is basically the desperation of the old generation and its disability. अनस्टेबिलिटी थी ओल्ड जनरेशन की, उसकी डिसेबिलिटी थी एट द डिस्टोर्शन ऑफ इट्स फ्यूचर होम। मीर निहाल जो है वो कबूतर ही पालता रह गया और उसका बेटा उसके हाथ से निकल गया। तो ये जो है इट्स डिसेबिलिटी थी उसकी एट डिस्टोर्शन ऑफ इट्स फ्यूचर होम। इट्स पैरालाइज कंडीशन इज द सिंबल ऑफ स्टैग्नेंट एंड पैरालाइज कंडीशन ऑफ मुस्लिम। उसका जो पैरालाइज कंडीशन थी वो जो सिंबल था स्टैग्नेंट और पैरालाइज कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स की। The death of Babbar Jan and loss of pigeon add agony to his life. और बब्बर जान की जब डेथ होती है और उसके पिजन्स का जब लॉस होता है, तो ये दोनों चीजें भी अब उससे जो उसकी एक प्लेजर की एक दो मतलब कुछ चीजें थी वो भी उससे फाइनली छिन जाती हैं। सेहत भी चली जाती है, बब्बर जान भी जाती है और पिजन्स भी चले जाते हैं। बेगम निहाल ब्लाइंडनेस, बेगम निहाल एंड में ब्लाइंड हो जाती है। बेगम निहाल ब्लाइंडनेस शो हर लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इन मेंटेनिंग द वैल्यूज विद चेंज सोशल ऑर्डर इन मेकिंग प्रॉपर डिसीजन। बेगम निहाल की जो ब्लाइंडनेस है वो शो करती है उसके लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन को, कि वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाती इन मेंटेनिंग द वैल्यूज विद सोशल चेंज सोशल ऑर्डर, विद द चेंज सोशल ऑर्डर को जो मेक करती है इन प्रॉपर डिसीजन में। हर ब्लाइंडनेस शोज द ब्लाइंडनेस ऑफ वीमेन, उसकी ब्लाइंडनेस जो है वो शो करती है ब्लाइंडनेस ऑफ वीमेन को ऑफ दैट एज हु वर बीइंग अनेबल टू मैनेज द मैटर, कि जो कि अनेबल है मैनेज करने में मैटर्स के। Delhi is the representative of a particular set of values. Delhi जो है representative है particular set of values. Going through the novel, one of her feels Delhi to be the central character, and all character establish one or the other aspect of city itself in living their own life. अगर देखा जाए तो दिल्ली जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है एक पर्टिकुलर सेट का ऑफ वैल्यूज, जो कि गोइंग थ्रू द नॉवल अगर हम देखें तो दिल्ली को हम देखते हैं कि वो एक सेंट्रल कैरेक्टर है, और जो तमाम कैरेक्टर्स हैं वो एक ही प्लेस के अंदर, एक ही सिटी के अंदर जो है उनकी लाइव्स और उनके कैरेक्टर्स और उनकी सिचुएशंस वो सारी उस सिटी के अंदर ही दिखाई गई हैं, जो कि दिल्ली है। तो दिल्ली इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कल्चर, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ दैट कल्चर। ये क्लास आज का हमारा जो मेन लेसन था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। जो मेन हमारी कुछ थीम्स थी, कुछ सिंबल्स थे, कुछ आइडियाज थे। कल आप लोगों ने जो इसकी उर्दू वाली समरी है उसको ज़रा गौर से पढ़ के आना है, और उसके बाद जो इंग्लिश वाली जो समरी है ना बेटा, वो मैं फिर आप लोगों को कल से थोड़ी बहुत पढ़ाना शुरू करती हूँ। वैसे अगर आपको उर्दू भी समझ आ जाए तो इंग्लिश वाली पढ़ने की ज़रूरत है कोई नहीं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि कल उर्दू वाली भी मैं आपको खुद पढ़ाऊं, क्योंकि वो बड़ी कंसाइज लिखी हुई है। अगर इंग्लिश वाली पढ़ने लगे तो बहुत लंबी लिखी हुई है और फिर हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पे नहीं आ पाएंगे। यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन, एनीथिंग?